हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? लोगों को जो टॉपिक कराए गए आप लोगों ने रिवाइज कर लिए होंगे। जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, न्यूमेरिकल के करने का समय आ गया। लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको दिखाई दे। लाइक करें और शेयर करें। जो बच्चे आपकी वीडियो का नहीं देख पा रहे हैं उनको भी उस चीज का पता लगना चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले न्यूमेरिकल करने से पहले दो परिभाषाएं करेंगे। पहली परिभाषा है गोलीय दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन का मतलब वही होता है कि प्रतिबिंब की तुलना करी जाती है वस्तु के साथ। प्रतिबिंब बड़ा है, प्रतिबिंब छोटा है, कैसे पता लगेगी? तो उसके लिए परिभाषा देखिए क्या लिखते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तुलना किसके साथ कर रहे हैं? प्रतिबिंब की तुलना कर रहे हैं वस्तु के साथ, इसलिए प्रतिबिंब की लंबाई ऊपर होगी और वस्तु की लंबाई नीचे होगी। अब आगे क्या कहते हैं? माना प्रतिबिंब की लंबाई y2 तथा वस्तु की लंबाई y1 है, तो स्मॉल m जिसे रेखीय आवर्धन कहते हैं, y2/y1 बराबर माइनस v/u। जब हम रेखा चित्र बनाएंगे तो v और u की वैल्यू आपको पता लगेगी। नोट में देखिए विशेष में, यदि m का मान धनात्मक है तो दर्पण उत्तल दर्पण होगा। तो उत्तल दर्पण से यह बात पता लगेगी कि बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो आपका आभासी होगा अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आती है। यदि m का मान ऋणात्मक है, m का मान ऋणात्मक कब हो सकता है? m का मान ऋणात्मक हो सकता है कि वस्तु ऊपर की ओर हो, प्रतिबिंब नीचे की ओर हो। तो एक वैल्यू पॉजिटिव होगी, एक नेगेटिव होगी, तो m की वैल्यू नेगेटिव होगी। उस कंडीशन में दर्पण कैसा होगा? अवतल दर्पण होगा। और अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है। अब दूसरी परिभाषा जो बची हमारी, वो परिभाषा है लेंस की क्षमता। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आती है। लेंस की फोकस दूरी। फोकस दूरी जब हम चित्र बनाते हैं लेंस का, उसमें फोकस दूरी का जिक्र किया था आपको के व्युत्क्रम यानी उल्टा यानी बटे में। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता P कहते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है? जबकि फोकस दूरी मीटर में नापी गई हो, ये ध्यान रखना है, मीटर में नापी गई हो। तो सूत्र क्या होगा? इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर होगा 1/f, ब्रैकेट में लिखा m का मतलब मीटर, यानी फोकस दूरी मीटर में है। इसका मात्रक होता है डायोप्टर लिखा है। लेकिन अगर फोकस दूरी मीटर में ना होकर सेंटीमीटर में है, तो उस कंडीशन में यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो P बराबर होगा 100/f सेंटीमीटर में। मात्रक इसका भी डायोप्टर ही होगा। लेकिन ध्यान दीजिए m का वैल्यू y2/y1 लंबाई का अनुपात है, तो लिख सकते हैं इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इस तरीके से हमने ये दो परिभाषा की। अब हम इसके बाद न्यूमेरिकल शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग इसको नोट करें। चलिए अब आगे न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप बहुविकल्पीय मैं आपको करा चुका हूं 6 क्वेश्चन। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। जो आपको मैंने भेजे थे उनको आपने नोट किया होगा। उसमें देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कहता है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण, ध्यान रखिए 15 सेंटीमीटर दूरी का एक अवतल दर्पण है। तो फोकस दूरी हो गई f बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर। और ये ध्यान रखिए इसमें माइनस प्लस क्वेश्चन में नहीं देगा, वो आपको खुद लगाना है। किसके आधार पर? क्वेश्चन के आधार पर। और ब्रैकेट में लिख देते हैं हम अवतल दर्पण। उपयोग करके हम किसी बिंब यानी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। सीधा प्रतिबिंब बनाना है
जब प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो आभासी होगा। बनाना चाहते हैं बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होगा, यानी कि इसका मतलब है कि वस्तु को या बिंब को दर्पण के सामने कहां रखा जाएगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा होगा अथवा छोटा होगा, ये हमें बनाना है। तो किरण आरेख सबसे पहले हम इसके लिए किरण आरेख खींचते हैं। किरण आरेख में देखिए कि ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। जो भी दूरी है वो ध्रुव से नापी जाती है। ये आपकी सी, ये आपका एफ हो गया, ये आपका सी हो गया। जो दूरी दे रखी है, फोकस दूरी यहां से यहां तक की जो दूरी दे रखी है वो 15 सेंटीमीटर दे रखी, जिसे हम फोकस दूरी कहते हैं। अब पहला पार्ट जो कहता है बिंब दर्पण से ध्रुव व फोकस के बीच होना चाहिए। यानी हमें अगर सीधा प्रतिबिंब बनाना है तो जो वस्तु है या बिंब है वो ध्रुव के और फोकस के बीच होना चाहिए। अब देखिए यहां रखी हमने एक वस्तु जिसका नाम हमने दिया ए बी। यह वस्तु से चलने वाली किरण सीधी गई, वापस लौटेगी। वापस लौटेगी तो क्या होगा कि यह फोकस से होकर के जाएगी, ऐसे ऐसे गई फोकस से होकर के। दूसरी किरण यहां से ऐसे चली, पीछे की तरफ हो गई। अब पीछे जाकर के यह किरण चौड़ी होती जा रही है। हमने इसको आगे की तरफ बढ़ाया और ये किसी पॉइंट पर जाकर के मिली और यहां एक सीधा प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। अब कैसा पता लग रहा है आपको, किरण ऐसे चल रही है और लौट करके वापस जा रही है, ये भी लौट करके वापस जा रही है नीचे की तरफ, क्योंकि ये इसको पार नहीं कर सकती। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। देखिए इसके अंदर दिखा रखा है आपको, वस्तु से बड़ा बन गया। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में कहता है प्रकृति कैसी होगी। जब प्रतिबिंब सीधा बनेगा, जब प्रतिबिंब सीधा बनेगा, ये हमेशा ध्यान रखिए, जब प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा। प्रतिबिंब आभासी होगा। तो ये इसके अंदर तीन तो हमसे ये पूछे थे, ध्रुव और फोकस के बीच होना चाहिए, या कह सकते हो अर्थात 0 व 15 सेंटीमीटर के बीच। यानी बिंब जो होना चाहिए वो 0 और 15 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन पूरा होता है। और इसमें देखिए ये पॉइंट तो पूछे लेकिन साथ में लास्ट में कहता है किरण आरेख भी बनाइए। तो इसको आप नोट करिए पहले। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए आप। कहता है निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। 3 पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट क्या है, किसी कार का अग्रदीप। फर्स्ट पॉइंट है किसी कार का अग्रदीप, यानी हेड लाइट। अब देखिए उसके अंदर आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, स्कूटर हो मोटरसाइकिल हो, जो मेन लाइट लगी हुई होती है उसमें एक
ट्यूब या बल्ब होता है, साथ में एक अंदर गहराईपन का चिकना सा रिफ्लेक्टर होता है। तो जो निकलने वाली लाइट है, जब बल्ब से लाइट निकलेगी तो सबसे पहले वो लाइट पीछे जो दर्पण है उस पर टकराएगी, और टकराने के बाद जो प्रकाश बाहर निकलता है वो बहुत दूर तक जाता है, सीधा जाता है। तो हम क्या मान के चल सकते हैं कि प्रकाश परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाता है। इसलिए जो दर्पण इस्तेमाल किया जाता है कार की हेडलाइट में, वो कैसा होना चाहिए, वो अवतल दर्पण होना चाहिए। तो इसका पॉइंट का आंसर लिखेंगे, लिखिए आप, कार की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं तथा हेडलाइट के बल्ब को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है, जिससे परावर्तित होने वाली किरणें समांतर किरण पुंज के रूप में आगे बढ़ती हैं। अतः दूर की वस्तुओं को देखने में सहायता होती है। सेकंड पॉइंट कहता है किसी वाहन का पश्च दृश्य दर्पण। ये आपने सबने देखा है कि मोटरसाइकिल पर दो साइड में शीशे लगे हुए होते हैं, जिससे हम पीछे की वस्तु को देख सकते हैं। कार में दो साइड मिरर लगते हैं, एक राइट हैंड की खिड़की पर, एक लेफ्ट हैंड की खिड़की पर, जिससे ड्राइवर पीछे के वाहनों को देख सकता है। तो याद रखिए, पिछले वाहनों को देखने के लिए हमें उनकी आकृति, उनका आकार छोटा दिखाई देना चाहिए। इसी कारण जो पश्च दृश्य दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण लिखिए, आंसर लिखिए, किसी वाहन का पश्च दृश्य दर्पण उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा बनता है। और थर्ड पॉइंट की हम बात करेंगे, सौर भट्टी, इसको कहते हैं सोलर भट्टी। सोलर यानी
सूर्य के प्रकाश से चालित भट्टी। इसमें किसी पेट्रोल की, किसी डीजल की या कोयले की, लकड़ी की आवश्यकता नहीं है, यह सोलर द्वारा लगाई जाती है। तो इसका टेम्परेचर जो बढ़ाया जाएगा, जो इस्तेमाल किया जाएगा इसके अंदर, वो किया जाता है सूर्य के प्रकाश का इस्तेमाल किया जाता है। लिखिए, सोलर भट्टी को अवतल दर्पण के फोकस पर रखते हैं। अवतल दर्पण के फोकस पर रखते हैं, जिसके कारण सोलर भट्टी का ताप बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो इसके अंदर जो इस्तेमाल किया गया वो किया गया अवतल दर्पण, और इसमें भी इस्तेमाल किया गया अवतल दर्पण। ये हमने 3 पॉइंट अपने किए, इनके मैंने आंसर लिखाए। पहले 2 परिभाषाएं कराई हैं, 2 न्यूमेरिकल्स कराए हैं। अभी ये न्यूमेरिकल्स जो अब तक हुए हैं, आंकिक प्रश्न, इसमें कहीं कैलकुलेशन नहीं आई है, लेकिन आगे आने वाले प्रश्नों में कैलकुलेशन या गणना आएगी। वो किस तरीके से आसानी से आपको करनी है वो मैं बताऊंगा। फिलहाल आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, जिससे आप लोग धीरे धीरे करके अपना काम या कार्य पूरा करते रहें। कोई समस्या आए मेरे साथ शेयर करें, वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें या व्हाट्सएप पे मुझको लिखें, चाहे ग्रुप में लिखें या पर्सनली लिखें। आपके क्वेश्चन के आंसर का जवाब जरूर दिया जाएगा, निश्चित रूप से दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जो वीडियो YouTube पर आए सबसे पहले वो उसका पता आपको लगे, आप देख सकें। लाइक करें और साथ में शेयर करें। केवल आपका ही बेनिफिट नहीं होना चाहिए, उन बच्चों का बेनिफिट भी होना चाहिए जिनकी क्लासेस नहीं चल रही हैं, और साथ में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।